नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम विशाल है। मैं आपको भूत या घटना पर आधारित कहानी सुनाने जा रहा हूं। आपको कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो कहानी शुरू करते हैं। साल 2022 की ठंडी शाम थी। दिल्ली के लाजपत नगर में रहने वाली अनन्या को पुराने चित्रों का बहुत शौक था। वो अक्सर पुरानी चीजों की नीलामी, ऑक्शन में जाकर अनोखी पेंटिंग्स खरीदती थी। एक दिन उसे एक अजीब सी पेंटिंग दिखी। एक औरत जो लाल साड़ी पहने हुए थी और उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। पेंटिंग इतनी असली लग रही थी कि जैसे वो औरत अभी अभी कैनवस से बाहर निकल आएगी। नीलामी में दुकानदार बोला, मैडम, ये चित्र अंग्रेजों के जमाने का है, लेकिन सावधान रहिए। कहते हैं जो इसे रात में अकेला देखता है उसे नींद में कोई देखता रहता है। अनन्या हंस पड़ी। भूत प्रेत जैसी बातें छोड़िए, मैं कलाकार हूं, डरती नहीं। उसने वह पेंटिंग R15,000 में खरीद ली और अपने घर की दीवार पर टांग दी। रात को जब वो किताब पढ़ रही थी तो उसकी नजर अचानक पेंटिंग पर पड़ी। उसे लगा उस औरत की आंखें अब सीधे उसकी तरफ देख रही हैं। वो घबरा गई पर बोली, शायद रोशनी का भ्रम है। 12 बजे के करीब जब वह सोने गई तो बाहर से धीरे धीरे खटखटाने की आवाज आई। थक थक थक। वो दरवाजे तक गई, कोई नहीं था। मोड़कर जैसे ही लौटी उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। पेंटिंग की औरत अब मुस्कुरा नहीं रही थी, बल्कि उसका चेहरा गुस्से में था। लाइट्स झपकने लगीं और पेंटिंग के नीचे किसी ने खून से लिखा था, मुझे कैद मत करो। अनन्या ने सोचा कोई मजाक है। उसने दीवार की सफाई की और सो गई। लेकिन आधी रात को जब उसकी नींद खुली तो उसने देखा वो औरत अब पेंटिंग में नहीं थी और कमरे के कोने से किसी ने फुसफुसाया, अनन्या, अब तेरी बारी है। सुबह की धूप खिड़की से अंदर आई तो सब कुछ सामान्य लगा। पेंटिंग फिर से दीवार पर थी और उसमें वही लाल साड़ी वाली औरत मुस्कुरा रही थी। अनन्या ने राहत की सांस ली। शायद कल रात मैं नींद में कुछ देख रही थी। लेकिन उसके हाथ कांप गए जब उसने देखा कि दीवार पर खून के धब्बे अब भी थे, बस हल्के हो गए थे। उसने पानी से धोने की कोशिश की पर वो निशान जैसे पेंट में समा गए हों। दिन में जब वो अपने आर्ट स्टूडियो पहुंची तो उसके दोस्त राघव ने पूछा, तू कुछ परेशान लग रही है, सब ठीक? अनन्या ने हंसकर कहा, बस नींद पूरी नहीं हुई। वो झूठ बोल रही थी क्योंकि उसके मन में अब भी वही डर था। रात को उसने पेंटिंग को उतारकर अलमारी में रख दिया ताकि वो उसे ना देखे। लेकिन 3 बजे के करीब उसकी नींद खुली। कमरे में हल्की लाल रोशनी फैल रही थी। वो चौंक कर उठी और देखा अलमारी का दरवाजा खुला था। पेंटिंग खुद ब खुद बाहर आ गई थी, दीवार के सहारे टिक कर खड़ी थी। पेंटिंग में अब उस औरत का चेहरा विकृत हो चुका था। उसकी आंखें सफेद थीं और मुंह खुला हुआ, जैसे किसी ने चीखते हुए उसे कैद कर लिया हो। अनन्या चीख पड़ी, कौन है वहां, बाहर आओ। तभी कमरे का आईना अपने आप दरकने लगा। क्राक। आईने में उसी औरत की परछाई दिखाई दी। अब वो पेंटिंग में नहीं बल्कि आईने के अंदर थी। वो धीरे धीरे मुस्कुराई और बोली, तुमने मुझे खरीद लिया, अब मैं तुम्हारे घर की हूं। अनन्या डर के मारे पीछे हटी और दरवाजा खोलकर बाहर भागी। पर बाहर गलियारे में कोई नहीं था, बस दीवारों पर हल्के खून जैसे निशान बने थे जो कमरे की ओर जा रहे थे। अगली सुबह राघव उसके घर पहुंचा। दरवाजा खुला था, घर अस्त व्यस्त पड़ा था और फर्श पर अनन्या की टूटी हुई पेंट ब्रश गिरी थी। उसने चारों ओर देखा, पेंटिंग गायब थी, लेकिन टेबल पर एक कागज पड़ा था जिस पर लिखा था, वो मुझे बुला रही है, मैं जा रही हूं उसके पास। राघव की नजर दीवार पर गई। वहां पेंटिंग फिर से टंगी थी और अब उसमें 2 चेहरे थे, वो औरत और अनन्या। राघव पूरी रात सो नहीं पाया। अनन्या का चेहरा बार बार उसकी आंखों के सामने आ रहा था। वो डर, वो आवाजें और वो पेंटिंग जिसमें अब 2 चेहरे थे। सुबह वह पुलिस स्टेशन गया और सारी बात बताई, लेकिन इंस्पेक्टर ने हंसकर कहा, किसी के गायब होने की रिपोर्ट दर्ज करवा दो, पर यह भूत वाली बातें छोड़ो। पर राघव को यकीन था उस पेंटिंग में कुछ अलौकिक था। उसने तय किया कि वह उसकी उत्पत्ति, ओरिजिन का पता लगाएगा
वह उसी दुकान पर पहुंचा जहां अनन्या ने वह चित्र खरीदा था। दुकानदार बूढ़ा था, चेहरे पर अजीब सी गंभीरता। राघव ने कहा, यह पेंटिंग आपने कहां से ली थी? बूढ़ा थोड़ा चुप रहा, फिर धीमे से बोला, वो चित्र एक पुरानी हवेली से आया था, देवलगढ़ हवेली। वहां की मालकिन थी रजनी देवी, सुंदर पर बहुत रहस्यमयी औरत। कहते हैं वो अपने पति की मौत के बाद पागल हो गई थी। हर रात अपने पति की तस्वीर बनाती और उसी से बातें करती। एक दिन उसने खुद को आग लगा ली और मरने से पहले अपनी आखिरी पेंटिंग बनाई। वही चित्र है जो तुम्हारी दोस्त ने खरीदा। राघव के शरीर में सिहरन दौड़ गई। मतलब वो औरत रजनी देवी? बूढ़ा बोला, हां, पर अब बहुत देर हो चुकी है। जो भी उस चित्र को रखता है वो धीरे धीरे उसकी आत्मा का हिस्सा बन जाता है। राघव को याद आया, पेंटिंग में अब 2 चेहरे थे। क्या अनन्या भी उसी चित्र में समा गई? वो उसी रात देवलगढ़ हवेली पहुंचा। वहां सालों से कोई नहीं रहता था। दीवारों पर मकड़जाल, टूटे फर्नीचर और एक अजीब सी ठंडी हवा बह रही थी। कमरे के कोने में उसे कुछ पुरानी चीजें मिलीं। रजनी देवी की डायरी, जिसमें लिखा था, मैं उसे अपने पास रखूंगी। कोई भी जो मेरा चित्र छुएगा मेरी दुनिया में खिंच आएगा। डायरी के आखिरी पन्ने पर लाल स्याही से लिखा था, चित्र अपूर्ण है जब तक कोई मेरी जगह ना ले। राघव के हाथ कांप उठे। उसने अपने बैग से टॉर्च निकाली और हवेली के बीचों बीच बने पुराने कमरे की तरफ बढ़ा। कमरे की दीवार पर वही पेंटिंग लटकी थी। अब उसमें 3 चेहरे थे, रजनी देवी, अनन्या और कोई धुंधला सा तीसरा चेहरा। राघव ने ध्यान से देखा। वो तीसरा चेहरा धीरे धीरे उसे ही बनता जा रहा था। राघव की सांसें तेज चल रही थीं। दीवार पर टंगी पेंटिंग उसे घूर रही थी। वो धीरे धीरे पीछे हटा, लेकिन जैसे जैसे वो पीछे जाता कमरे की लाइट और धुंधली होती गई। पेंटिंग से हल्की फुसफुसाहट आने लगी। राघव, अब तू भी हमारा हिस्सा बनेगा। उसने टॉर्च बंद कर दी और दरवाजे की तरफ दौड़ा, पर दरवाजा अपने आप बंद हो गया, जोर की आवाज के साथ। वो पूरी ताकत से उसे खींचने लगा, पर वह हिला भी नहीं। अचानक कमरे के बीचों बीच एक ठंडी हवा का भंवर बना और उसमें से वही लाल साड़ी वाली औरत निकल आई, रजनी देवी। उसका चेहरा अब इंसान जैसा नहीं था, काला, झुलसा हुआ और आंखें बिल्कुल सफेद। वो धीरे धीरे राघव की तरफ बढ़ी। क्यों आए हो यहां? उसे ढूंढने। राघव कांपते हुए बोला, अनन्या कहां है? उसे छोड़ दो। रजनी की हंसी कमरे में गूंज उठी। वो अब मेरा हिस्सा है, जैसे तू होगा। वो पास आई और उसके गाल पर अपनी उंगलियां रखीं। उंगलियां बर्फ जैसी ठंडी थीं। राघव को लगा जैसे उसका खून जम रहा हो। उसने जोर से खुद को छुड़ाया और टॉर्च दीवार पर मारी। वहां पेंटिंग नहीं थी, सिर्फ एक दरवाजा जो पहले नहीं था। वो घबरा कर उस दरवाजे की तरफ भागा। अंदर घुप अंधेरा था, पर जब उसने कदम अंदर रखा तो फर्श कीचड़ जैसा महसूस हुआ। और फिर उसने महसूस किया वो किसी चीज पर नहीं, लोगों के चेहरों पर चल रहा था। दीवारों से अनगिनत आवाजें आने लगीं। बचाओ हमें, वो हमें अंदर रखती है। भाग जा, वरना तू भी यहीं रह जाएगा। राघव ने जेब से माचिस निकाली और एक तीली जलाई। उस हल्की रोशनी में उसने देखा पूरी दीवारों पर दर्जनों पेंटिंग्स थीं। हर एक पेंटिंग में किसी इंसान का चेहरा था। सब डर से भरे, जैसे चीखते हुए कैद हुए हों। और सबसे बीच में अनन्या की पेंटिंग। वो फुसफुसा रही थी, राघव, मुझे बचा लो। राघव ने कांपते हुए हाथ बढ़ाया। तभी पीछे से रजनी की आवाज आई, जो मेरे चित्र को छूता है वो कभी वापस नहीं जाता। राघव ने हिम्मत जुटाई और माचिस की पूरी डिब्बी पेंटिंग पर फेंक दी। चित्र जलने लगे, धुआं भर गया और रजनी की चीखें हवेली में गूंज उठीं। नहीं ई! वो कमरे से बाहर भागा, लेकिन बाहर पहुंचते ही देखा हवेली की हर दीवार पर अब सिर्फ एक ही चेहरा था, राघव का। राघव ने महसूस किया कि उसकी सांसें रुक रही हैं। चारों तरफ घना धुआं भर गया था। हवेली की दीवारें जैसे पिघलने लगी थीं। वो बाहर भागना चाहता था, लेकिन उसके कदम जमीन से जुड़ चुके थे, जैसे कोई उसे रोक रहा हो। उसने अपने पैरों की ओर देखा। नीचे कीचड़ नहीं था,
बल्कि कई हाथ उसकी टांगों को पकड़ चुके थे। वो सब इंसानों के हाथ थे जो पेंटिंग से निकलकर उसे खींच रहे थे। नहीं, छोड़ो मुझे, वो चीखा, पर आवाज जैसे दीवारों में गुम हो गई। तभी सामने वही लाल साड़ी वाली औरत फिर से दिखी, चेहरे पर मुस्कान, लेकिन अब उसकी आंखों में अग्नि की झलक थी। क्यों जलाया मेरे चित्र को? उसने ठंडी आवाज में कहा। राघव हांफता हुआ बोला, तू निर्दयी है, तूने सबको मार डाला। रजनी देवी ने हंसकर कहा, मैंने किसी को नहीं मारा, उन्होंने खुद को मेरे चित्र में कैद किया, सुंदरता के लालच में, रहस्य के प्रेम में। अब तू भी अमर होगा मेरे साथ। इतना कहते ही उसने अपने नाखूनों से हवा में कुछ खींचा और राघव ने महसूस किया कि उसकी त्वचा पर जैसे आग लग रही हो। वो चिल्लाया, पर शरीर धीरे धीरे सख्त होता जा रहा था। रंग फैलने लगे, नसें सूखने लगीं और उसका चेहरा जैसे किसी कैनवस पर उभर रहा था। कुछ ही पल में वह अब इंसान नहीं बल्कि एक पेंटिंग का हिस्सा बन चुका था। उसकी आंखें अब भी खुली थीं और उनमें अनन्या की झलक थी। कमरे की दीवार पर अब एक नई पेंटिंग थी। 3 चेहरे, रजनी देवी, अनन्या और राघव। तीनों की आंखें एक दूसरे को देख रही थीं, जैसे हमेशा के लिए जिंदा हों। 3 दिन बाद हवेली में कुछ लोग आए, कलेक्टर और मजदूर जो पुराने सामान निकालने आए थे। उन्होंने पेंटिंग देखी और कहा, बहुत सुंदर कला है, इसे शहर के म्यूजियम में रख देते हैं। पेंटिंग को पैक करके दिल्ली ले जाया गया। म्यूजियम की दीवार पर जब उसे टांगा गया तो रात में गार्ड ने अजीब आवाज सुनी। कोई है वहां? उसने टॉर्च मारी, पर पेंटिंग में जो 3 चेहरे थे उनमें से एक आंख झपक गया। गार्ड ने सोचा शायद भ्रम है, पर जाते जाते पेंटिंग से एक धीमी हंसी आई। एक और आत्मा जल्द ही आएगी। क्या तुम चाहोगे मैं भाग 6 अगले 500 शब्द लिख दूं? अब कहानी म्यूजियम में पहुंचती है, जहां नए शिकार की शुरुआत होगी। दिल्ली का राष्ट्रीय कला संग्रहालय हमेशा सन्नाटे में डूबा रहता था। रात में सिर्फ 2 गार्ड होते, अजय और मनीष। पिछले हफ्ते जो नई पेंटिंग आई थी वो सबके आकर्षण का केंद्र बन गई थी। लाल साड़ी वाली औरत की रहस्यमयी मुस्कान और उसके पीछे 2 धुंधले चेहरे। अजय ने पहली ही रात नोट किया कि पेंटिंग के सामने जाते ही ठंडी हवा चलने लगती है। वो मजाक में बोला, भाई मनीष, ये पेंटिंग तो एसी से ज्यादा ठंडी लगती है। मनीष मुस्कुराया, हां, पर इसकी आंखें कुछ ज्यादा ही जिंदा लगती हैं। रात के 2 बजे दोनों ड्यूटी पर बैठे थे। अजय ने सीसीटीवी स्क्रीन पर देखा, पेंटिंग के कमरे की लाइट अपने आप जल बुझ रही थी। वो उठा और बोला, चल देख आते हैं। दोनों अंदर गए। कमरा खाली था, बस पेंटिंग दीवार पर टंगी थी, लेकिन अब उसमें सिर्फ 2 चेहरे दिख रहे थे। तीसरा चेहरा गायब था। अजय बोला, अरे ये तीसरा वाला कहां गया? मनीष ने टॉर्च से रोशनी मारी और पेंटिंग के निचले कोने में कुछ लिखा दिखा। वो बाहर है। अजय हंसा, कोई मजाक कर गया लगता है। उसी वक्त उसे लगा किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वो पलटा, कोई नहीं था। पेंटिंग के शीशे पर हल्का धुंध छा गया था और उस पर किसी ने उंगली से लिखा, अजय। मनीष पीछे हट गया, भाई निकल चल यहां से। अजय ने सिर झटकते हुए कहा, बेवकूफी मत कर। लेकिन जैसे ही उसने पेंटिंग को छुआ, एक झटका लगा जैसे बिजली ने मारा हो। वो जमीन पर गिर पड़ा और जब मनीष ने उसे उठाया तो उसकी आंखें पूरी सफेद थीं। अगली सुबह स्टाफ ने देखा, पेंटिंग में फिर से 3 चेहरे थे और उनमें से तीसरा चेहरा अब अजय का था। मनीष ने यह देखकर चीख मारी और भाग गया, पर बाहर जाते हुए उसने देखा म्यूजियम की हर दीवार पर वही औरत मुस्कुरा रही थी, जैसे अब उसकी आत्मा पूरे भवन में फैल चुकी हो। रात होते ही वहां से अजीब फुसफुसाहटें आने लगीं। लोग कहते हैं जो भी उस पेंटिंग के पास 5 मिनट से ज्यादा रुकता है वो किसी को अपने पीछे सांस लेते हुए महसूस करता है, और कभी कभी किसी के कहने की आवाज, अब तेरी बारी है। समीरा चौधरी दिल्ली विश्वविद्यालय में इतिहास की प्रोफेसर थी। उसे अलौकिक चीजों और शापित वस्तुओं पर शोध करने का शौक था। एक दिन उसने अखबार में पढ़ा, राष्ट्रीय कला संग्रहालय में रहस्यमय घटनाएं, एक गार्ड लापता। उसे तुरंत दिलचस्पी हुई। अगले ही दिन वो संग्रहालय पहुंची
और क्यूरेटर से मिलने की इजाजत मांगी। क्यूरेटर ने कहा, मैम, वो पेंटिंग अजीब है, हम उसे हटा नहीं पा रहे। जो भी पास जाता है बीमार पड़ जाता है। समीरा ने पेंटिंग देखी। लाल साड़ी वाली औरत, जिसके पीछे अब 3 धुंधले चेहरे थे। उनमें से एक चेहरा उसने पहचान लिया। ये तो राघव शर्मा है, प्रसिद्ध कला समीक्षक। उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई। वो जानती थी कि राघव कुछ साल पहले देवलगढ़ हवेली में रहस्यमय तरीके से गायब हुआ था। रात को समीरा ने अपने कमरे में उस पेंटिंग की तस्वीर देखी। झूम करने पर उसने नोट किया, पेंटिंग के फ्रेम के एक कोने में हल्के अक्षरों में एक नाम लिखा था, RD। वो समझ गई, रजनी देवी। उसने तय किया कि वो इस रजनी देवी की असली कहानी ढूंढेगी। 2 दिन बाद वो देवलगढ़ गांव पहुंची। गांव अब लगभग उजड़ चुका था, लेकिन एक बूढ़ी औरत ने उसे पहचाना। तुम उस हवेली की बात कर रही हो ना, जहां वो लाल साड़ी वाली रहती थी? समीरा ने सिर हिलाया। बूढ़ी औरत ने कांपती आवाज में कहा, वो रजनी देवी बहुत सुंदर थी, पर उसका पति उसे छोड़कर किसी और के साथ चला गया था। कहते हैं उसने अपने पति और उस औरत की तस्वीर बनाई और दोनों को जिंदा जला दिया। उस दिन के बाद वो खुद आग में जलकर मर गई, पर उसकी आत्मा उस चित्र में समा गई। समीरा ने पूछा, वो पेंटिंग अब कहां है? औरत बोली, अगर तुम्हारे पास अकद्ल है तो मत ढूंढो, वो पेंटिंग अब खुद लोगों को ढूंढती है। समीरा को लगा वो अंधविश्वास है, लेकिन जब वो गांव से निकली तो उसकी गाड़ी का शीशा धुंधला हुआ और शीशे पर उंगली से खुद ब खुद लिखा गया, स्वागत है समीरा। वो डर से कांप गई। उसने शीशा साफ किया, पर जब सड़क किनारे देखा, वहां कुछ पल के लिए वही लाल साड़ी वाली औरत खड़ी थी, चेहरे पर वही मुस्कान और हाथ में एक अधूरी पेंटिंग। रात गहराती जा रही थी। समीरा दिल्ली लौट आई थी, लेकिन मन में अजीब बेचैनी थी। उसने तय किया कि अब वो सब खत्म करेगी, इस पेंटिंग को नष्ट करके। वो आधी रात को अकेली ही संग्रहालय पहुंची। अंदर अंधेरा था, सिर्फ टॉर्च की रोशनी में दीवारें झिलमिला रही थीं। कमरे के बीचों बीच वही पेंटिंग टंगी थी, लाल साड़ी वाली औरत, जिसके पीछे अब 3 चेहरे थे। समीरा धीरे से बोली, अगर तू यहीं है तो सामने आ। कमरे में सन्नाटा छा गया। फिर एक हल्की हंसी गूंजी। तू मुझे मिटाना चाहती है समीरा? पेंटिंग की औरत ने अपनी आंखें झपकाईं, असली जिंदा आंखें। फ्रेम से खून टपकने लगा। समीरा डर गई, लेकिन हिम्मत जुटाई और बोली, तेरी ये कहानी यहीं खत्म होगी रजनी। उसने पेट्रोल छिड़क कर माचिस जलाई। आग भभक उठी, पर लपटें पेंटिंग को छूकर नीली हो गईं। पेंटिंग से धुआं उठा और उसी में रजनी देवी बाहर निकल आई। अब वो अधूरी नहीं थी, उसका चेहरा पूरी तरह मानवीय लग रहा था। उसने कहा, हर बार कोई आता है मुझे जलाने, पर जब तक मेरा चित्र अधूरा है मैं मिट नहीं सकती। अब तू आएगी इसे पूरा करने? समीरा पीछे हट गई, लेकिन रजनी ने उसका हाथ पकड़ लिया। वो बोली, तू इतिहास जानती है ना, अब इतिहास तेरे भीतर लिखा जाएगा। समीरा चीखी, पर उसकी आवाज कमरे की दीवारों में समा गई। आग की लपटें ठंडी हो गईं, और जब सुबह म्यूजियम का दरवाजा खुला, पेंटिंग वहां अब भी टंगी थी, लेकिन अब उसमें 4 चेहरे थे, रजनी देवी, अनन्या, राघव और समीरा। क्यूरेटर ने डरते हुए नोट किया कि इस बार चित्र में रजनी देवी के चेहरे पर पहली बार सुकून की मुस्कान थी। शायद अब वो चित्र पूरा हो गया था। रात को जब नया गार्ड कमरे की निगरानी कर रहा था, तो उसे लगा किसी ने उसके कान में कहा, अगला कैनवस तैयार करो। उसने टॉर्च मारी। पेंटिंग की औरत अब उसे देख रही थी और उसके हाथ में एक नया खाली कैनवस था।